नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़े क्लास 10th मैथ्स का के सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले, उन चैप्टर के बेसिक और उन चैप्टर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी कंडीशन समझेंगे, है ना। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। यदि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सही लग रहा है, तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से वीडियो को क्या करें, शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा है ना, फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर कौन सा हमारा? रियल नंबर। रियल नंबर सभी को पता है। नंबर के पहले हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स कौन कौन से थे? मेन दो थे इसके, रेशनल या फिर इरेशनल। रेशनल नंबर क्या होंगे? जो p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हैं और q की वैल्यू किसके बराबर नहीं होती, जहाँ पे जीरो के बराबर नहीं होती। इरेशनल नंबर जिसको हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। हम ज्यादा इनके डिटेल में नहीं जा रहे, सिर्फ हमने क्या पढ़ा कि सारे नंबर रेशनल इरेशनल नंबर को मिला के कौन सा नंबर बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। रियल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में, इरेशनल नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते। इसमें दो नंबरों की जरूरत पड़ती है। एक होता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जिसके क्या होते? टू फैक्टर होते हैं। जिसके कितने फैक्टर होते? टू फैक्टर। टू फैक्टर कौन कौन से? एक तो वन और एक इटसेल्फ। एक तो क्या होगा उसका फैक्टर वन होगा और एक क्या होगा, वो खुद नंबर अपना उसका फैक्टर। इससे और एक और कौन सा होता है? कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर कौन कौन से होंगे? जिसके मोर देन टू फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे बचा वन। वन क्या होता है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन ना ही प्राइम होता है, ना ही क्या होता है, कंपोजिट। टू ऐसा नंबर होता है ओनली इवन प्राइम नंबर। टू जो नंबर है वो क्या है? एक अकेला ऐसा नंबर है जो क्या है, इवन भी और क्या है, प्राइम भी, है ना। तो इस हिसाब से अब इसमें सबसे पहला जो हमको दिया हुआ है वो क्या दिया है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या दिए? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या बोला गया है कि कोई भी नंबर है, कोई सा भी नंबर है, आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। थ्योरम में क्या बोला है? एवरी नंबर, सभी नंबरों को, है ना, आप कैसे लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप उसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसका वो क्या होंगे? हमेशा यूनिक होगा। हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। बट उनका ऑर्डर क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। फंडामेंटल थ्योरम में क्या बोलता है? कोई भी नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो हमेशा क्या होंगे? यूनिक होंगे। यूनिक क्या? प्राइम नंबर जो आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे? यूनिक आएंगे। उनका ऑर्डर क्या हो सकता है? हमेशा अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कोई भी एक नंबर ले, जैसे 12 लिया। 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 12 के यदि आप फैक्टर करें तो फैक्टर कैसे करते हैं? फैक्टर भी समझ लेते हैं। 12 सबसे पहले 2 से करा, 2 से कितने टाइम गया? 2 से गया 6 टाइम। फिर 2 से करा हमने, 2 से कितने टाइम गया? 3 टाइम। 3 से 1 टाइम। तो 2 के फैक्टर कितना है? 2 की पावर 2 इंटू, ये किसके फैक्टर आ गए? 12 के फैक्टर आए। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? यूनिक है। 12 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 3, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, दोनों प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब कोई बच्चे से बोले नहीं उसको 33 का टेबल ज्यादा अच्छे से आता था, तो उसने क्या करा? पहले 3 से करा। 3 से कितने टाइम गया? 6 टाइम। अरे 3 से 6 टाइम कहाँ जाएगा? 3 से कितने टाइम गया हो? 4 टाइम गया। फिर 2 से 2 टाइम गया, 2 से 1 टाइम गया। तो इसका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, बट ये नंबर हमेशा क्या रहेंगे? यूनिक रहेंगे। ये कौन सी थ्योरम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है। और ऐसा पॉज हुआ नहीं? नहीं हुआ। क्या पता होगा नहीं हुआ। हो गया होगा। हो गया। नहीं तो क्रॉप कर दे। क्या दबाया? प्लस द गेट टिका दे। रुक जा एक मिनट, गेट टिका दो। हाँ, लाइट यहाँ पे रखी है, कुर्सी के आगे। सब सही दिख रहा सब एक नंबर दिख रहा है। ये लाइट ऐसी रखी है तो लाल कुर्सी चमक रही है। आप तो कम ठीक है। ठीक है कि पहले से ही लाइट आ रही है।
कुछ नहीं चमकेंगे, है ना। और एक और क्या लाल दिख रहा है, देखना कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है ना, सब बढ़िया। गेट गया मैं। ये तो टाइम लगेगा ना, आधे घंटा। हाँ 11:30 तक आएगा। टाइम देख लेना, बच जाएंगे। गेट वाला गेट भी लगाया था, वहीं से बोल दिया ना, आवाज नहीं करे, मस्ती नहीं करे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले आपको फंडामेंटल थ्योरम, जो पहली थ्योरम दी ये दी। इसके बाद नेक्स्ट आता हमारे पास क्या, HCF एंड LCM। HCF और LCM, तो कोई नंबर का HCF और LCM कैसे निकालते हैं। HCF निकालने के लिए आपको सिंपल क्या तरीका है, जैसे दो नंबर दिए तो दोनों नंबर का आपको सेपरेट क्या करना है, फैक्टर। दो नंबर क्या करना है आपको, सेपरेट फैक्टर करना। जैसे मेरे को निकालना है 12 और 15 का HCF, तो मैं क्या करूंगा, 12 और क्या लिखूंगा, 15 को, ठीक है। LCM निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों नंबरों को आप क्या लिखें, साथ में लिखें और उसका क्या कर रहे हैं, फैक्टर कर लें। एक तरीका। दूसरा तरीका, कोई भी नंबर दिया, जैसे मान लो P और Q लिख लेते हैं। P दिया है A की पावर 3 और B की पावर कितना है 2, Q है A B की पावर 4। तो LCM क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो नंबर है, ये नंबर है, इनकी हाईएस्ट पावर है ना, विथ हाईएस्ट पावर, जो इसकी हाईएस्ट पावर है। जैसे यहाँ पे इसका निकालना, P और Q का निकालेंगे, तो देखो A की पावर कितनी है 3 और B की पावर कितना है 4 है, तो A की पावर 3 और B की पावर क्या आएगा इसका 4, LCM में जाएगा। यदि HCF निकालना है तो हाईएस्ट पावर देखते हैं अपन, तो A की लोएस्ट पावर, तो A की पावर कितनी है 1 है और B की पावर कितना है 2 है, तो A की पावर 1, B की पावर कितना है 2। मान लिया यहाँ पे C भी होता, तो उस कंडीशन में यहाँ पे C है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, A और B लेते हैं, क्योंकि C की पावर यहाँ पे नहीं है तो वो क्या है 0, ठीक है। तो HCF के लिए आपको देखना लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर है ना, किसके लिए, HCF के लिए, और इसके लिए देखना है हाईएस्ट पावर, ठीक है। ये हो गया आपका LCM और HCF। इसका रिलेटेड एक फॉर्मूला भी है, कोई भी दो नंबर के लिए HCF इंटू LCM, उन दोनों नंबर को क्या निकाला आपने, HCF और LCM निकाला, वो किसके बराबर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसके जो क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आती है, तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि आपको HCF निकालना है LCM निकालना, तो क्या करना है, HCF की जो वैल्यू आती है या तो वो छोटा आएगा या फिर क्या आएगा, बराबर आएगा LCM के। मोस्टली कंडीशन बहुत रेयर, एक आध बार है ना, तो वो इक्वल आ सकता है, बाकी मोस्टली कंडीशन क्या आता है, HCF हमेशा सबसे छोटा आता है। तो HCF क्या आता है, हमेशा LCM से छोटा आता है। आपको जैसे क्वेश्चन दिया है 12 और 15 मिनट वाला दिया है, तो देखो दो बच्चे जब रनिंग कर रहे हैं, उनको क्या करेगा, टाइम जब रनिंग कर रहे हैं तो जब अगली बार मिलेंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा ही लगेगा। जब ज्यादा लग रहा है मतलब क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर है। क्वांटिटी क्या है, यदि ग्रेटर है तो आप क्या फाइंड करोगे, LCM। नाम है इसका लीस्ट, बट आती क्या है, बड़ी वैल्यू। ऐसे ही एक काजू बर्फी वाला क्वेश्चन है, 420 ओल्ड बुक में था, न्यू में शायद नहीं है, कि इन्हें कितने बॉक्स में आप अरेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ बॉक्स में पूछा आपसे, इसमें क्या पूछा, नंबर ऑफ बॉक्स पूछा, कितने बॉक्स में आप इसे क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो जब मिठाई को हम अरेंज कर रहे हैं तो वो क्या आएगा, बॉक्स में अरेंज करें तो क्वांटिटी बॉक्स की क्या रहेगी, कम रहेगी। तो आपको जब स्मॉलर वैल्यू निकालना है तो क्या निकालते हैं आप, HCF निकालते हैं। नाम है हाईएस्ट, बट निकालना है क्या, स्मॉलर क्वांटिटी, तो HCF। नाम है LCM, बट निकालना बड़ी वैल्यू, तो आप क्या लिखेंगे, क्या फाइंड करेंगे, उसका LCM फाइंड करेंगे, ठीक है। इतना आ गया सभी क्वेश्चन। इसके अलावा से 4 की पावर n, 6 की पावर n, इस टाइप के क्वेश्चन दिए। 4 की पावर n को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछते हैं कि n की किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए ये नंबर जो है 0 पे एंड होगा। तो कभी भी कोई नंबर 0 पे कब एंड होता है, जब उसके फैक्टर क्या हो, 2 और 5, है ना। एंड विथ 0, 0 पे एंड कब होते हैं वो,
जीरो पेंड कब होते हैं? जब उसके फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 5। 2 अकेला है तो भी जीरो पेंड नहीं होगा, 5 अकेला है तो भी जीरो पेंड नहीं होगा। 2 और 5 दोनों फैक्टर होंगे तो वे जीरो पेंड हो सकते हैं। तो देखो इसका 2 फैक्टर है, जीरो पेंड नहीं हो रहा। इसका भी 2 फैक्टर 5 फैक्टर नहीं है, ये भी जीरो पेंड नहीं होगा। मान लिया आपसे बोला 15 की पावर n के लिए कब जीरो पेंड होगा, तो 15 का करा 5 3 जा 15। अब यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 3 है। अब 3 है, यहाँ पे क्या 2 फैक्टर है क्या इसका? नहीं है, तो ये भी जीरो पेंड नहीं होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस यहाँ पे कोई नंबर दिए, उसमें भी इंटू 13 था। तो आपको बताना है किस टाइप का नंबर है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आप कब बता सकते हैं? 13 इसमें से क्या ले लें आप? कॉमन ले लिया। एक नंबर तो ये होगा, दूसरा नंबर यहाँ पे जो भी दिया वो, तो एक नंबर 13, दूसरा नंबर ये, और एक 1 तो सभी का फैक्टर होता ही है। तो 1 2 3 वैल्यू हो गई, तो 3 वैल्यू 3 इसके फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर कौन सा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप आते हैं वो कैसे आते हैं? प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट √2 √3 √5 √7 √11 इस टाइप का कोई भी नंबर आता है। रूट के अंदर कौन सा नंबर आता है? रूट के नंबर आता है, प्राइम नंबर आता है। तो आपको बताना है किस टाइप का नंबर है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इरेशनल नंबर आपको बताना है। अब √8 आ गया, हम सब पढ़ के गए, आ गया एग्जाम में √8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, रूट के अंदर आया, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2√2। तो इसमें 2√2 को आप क्या करोगे? इरेशनल नंबर। कैसे करते हैं? मेथड ऑफ, सबको आती होगी वैसे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या रहता है कि आप उसे पहले किस टाइप का नंबर मानते हैं? रेशनल। पहले क्या मानेंगे आप उसे? रेशनल नंबर माने। स्टेप 1 ये हुई आपकी, है ना। पहले आपने उसे क्या माना? पहली स्टेप, पहले उस नंबर कौन सा नंबर माना आपने? रेशनल नंबर। दूसरी स्टेप में आपने लिखा रेशनल नंबर माना, तो किस टाइप में होगा? p बाई क्यू के फॉर्म में, और क्यू की वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी? 0। अब p और q एक दूसरे कैंसिल नहीं करना चाहिए, इसलिए दोनों किस टाइप के नंबर होंगे? कोप्राइम नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे? कोप्राइम। थर्ड स्टेप में क्या करना आपको? रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम? स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या कर दी? स्क्वायरिंग कर दी। फोर्थ स्टेप में क्या करा आपने? स्क्वायरिंग करने के बाद यहाँ पे क्या करा? ट्रांसपोज करेंगे। जैसे √2 था, √2 इक्वल्स टू p बाई क्यू था, इसकी स्क्वायरिंग करी आपने, स्क्वायर से, यानी ये वाले स्क्वायर से रूट क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो क्यू स्क्वायर किसके बराबर आ गया? p स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर। अब इसके पहले एक गिवन था कि मान लिया a एक प्राइम नंबर है, a डिवाइड किसको कर रहा है? p स्क्वायर को, देन a ऑल्सो डिवाइड p। a यदि p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a p को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो उस कंडीशन में इसी टाइप से एक बार आप p के फैक्टर लिखेंगे और एक बार q के फैक्टर लिखेंगे, और जो नंबर आएगा वो किस टाइप का नंबर आएगा? p और q का 2 भी दोनों का फैक्टर आ जाएगा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है कि जो आपने माना वो क्या है? ओरिजिनल वैल्यू से मैच नहीं हो रहा है, तो गलत हो रहा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखिए, यदि आपको सिर्फ ये नंबर आते हैं तो शायद 3 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यदि आपको दे दिया √2 दे दिया, या 3 + 2 √5 दे दिया, इस टाइप के नंबर दे दिए, तो ये कितने नंबर में आते हैं? 2 नंबर में आते हैं। और इसमें गिवन रहता है कि √2 किस टाइप का नंबर है? प्राइम नंबर है। √5 किस टाइप का नंबर है? प्राइम नंबर है। यदि मान लिया 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसा आएगा 3 + 2 √2 5 को आप इरेशनल नंबर प्रूफ करें, तो इस कंडीशन में पहले √5 को आप क्या प्रूफ करना पड़ेगा आपको? 5 मार्क्स का आ रहा है तो 5 मार्क्स का आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट आपको √5 को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, देन 3 + 2 √5 को आप क्या करोगे? इरेशनल। ये इस टाइप के आते हैं 2 मार्क्स में, तो आप इससे डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। और ये इस टाइप है ना, ये भी नहीं, वही दोनों के टाइप इस टाइप के आ रहे हैं तो क्या करेंगे? उसे डायरेक्ट करेंगे। 2 नंबर में है तो, 5 नंबर में है तो पहले आप उसे √5 को इरेशनल नंबर के फॉर्म में प्रूफ करा, फिर उसके हेल्प से आप इसको क्या करेंगे? इरेशनल प्रूफ करें। तो चैप्टर फर्स्ट में ये सभी था। अब चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 और 4 दोनों लगभग सेम है। उसमें क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो दोनों को समझते हैं हम।
दोनों को साथ में समझना है, सभी कंडीशन दोनों की जो कि सेम रहती है। इसमें जीरोस अलग से फाइंड करने के लिए आते हैं, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन होता है। तो क्या क्या कंडीशन आ सकती है, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ग्राफ किस टाइप का आ सकता है, वो सभी समझेंगे ना। तो चैप्टर कौन सा आपका, पॉलिनोमियल के लिए है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दोनों कलर का चल रहा है, इसको भी वाइट कर देते अपन। क्या, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों के लिए। अब पॉलिनोमियल दिया है तो उसमें लिखा रहेगा पी एक्स, तो इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। इसमें होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू ऑफ एक्स को बोला जाता है, वैल्यू ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं आप, जीरोस। इसमें क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ एक्स को, रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल्स टू में 0 रहेगा, पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पी एक्स इक्वल्स टू गिवन रहेगा। इसका ग्राफ किस टाइप का बनता है, ग्राफ बनता है, ग्राफ बनेगा इसका पैराबोला। ग्राफ किस टाइप का बनेगा इसका, पैराबोला बनेगा, दोनों का ही है ना। ग्राफ किस टाइप का बनेगा, पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, इस टाइप का यू का शेप बनता है, उसे बोलते हैं पैराबोला। ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, इस टाइप का हो सकता है, ये टाइप हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों से रिलेटेड फॉर्मूले, तो पहले मैं इसके बता रहा हूँ जीरोस के। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा कोई दो जीरो होगा तो माइनस बी अपॉन। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन आयत ना। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूपी का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लिखते हैं, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो ये कंडीशन कब रहेगी, ये कंडीशन कब रहेगी, व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन। जब सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपको पहले से दिया है तो आप इसमें पुट कर देंगे। यदि आपको क्वेश्चन में क्या दिए, ओनली जीरो है ना, सिर्फ क्या है, ओनली जीरोस आर गिवन। यदि आपको जीरो दिया तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट फाइंड सम देन प्रोडक्ट, और उसके बाद इसमें पुट करना। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, कभी कभी क्या करते हैं, दो वैल्यू दी रहती तो उन्होंने दोनों को सम कर दिया, दोनों को प्रोडक्ट करा, उसके बाद पुट करा। क्वेश्चन में पहले से ही उन्होंने लिख के दिया सम और प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ पे सम वाली वैल्यू पुट करना है और यहाँ पे प्रोडक्ट वाली वैल्यू पुट करना है। ठीक है, और यदि दो जीरोस दिए तो पहले आप उसका सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता करेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, इतना है सभी समझ में, सम ऑफ जीरो अल्फा माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। एक और चीज, इसको बोला जाता है कौन सा टर्म, लीनियर टर्म। इसे कौन सा टर्म बोलते हैं, लीनियर टर्म। इसे क्वाड्रेटिक टर्म, और इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, आया इतना सभी सुनिए। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक टर्म के बाद जीरोस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। अरे यार ये कहाँ चला गया, इधर नंबर ऑफ जीरोस। y इक्वल्स टू क्या दिया रहेगा, px दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम ग्राफ कट और टच एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ टाइम ग्राफ कट और टच एक्स एक्सिस है ना। ग्राफ कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या उसे कट कर रहा है, उतने नंबर ऑफ क्या होते, नंबर ऑफ जीरो होते।
ठीक है, जैसे ग्राफ बना हुआ है, कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 3 पॉइंट पे, 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, अब इन सब के अलावा थोड़ा सा छोटा करते हैं इसे, साइड में लिख दिया इसको। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको दिया रहता है क्या है कि ग्राफ दिया रहता है, तो इसमें ए और बी की वैल्यू कौन सी है, या फिर कंडीशन गिवन रहती है तो उसमें से कौन सा ग्राफ है। तो जैसे आपको ए ग्रेटर देन 0 है तो क्या है? ए ग्रेटर देन 0 है। इसके लिए पहले अपन डिस्क्रीमेंट को समझ लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे। देखो, अब इसकी एक मेथड होती है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये होता है कौन सा फॉर्मूला? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है? कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बच्चे ये जो 2a है सिर्फ इस अकेले के डिवाइड में, तो उनका आंसर क्या है? गलत है। क्या बन गया यहाँ पे? तो ये पूरे के डिवाइड में आएगा 2a। ठीक है, अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, है ना? इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इससे पता चलता है नेचर ऑफ रूट। इससे क्या पता चलता है? नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac के ऊपर 2 से ही नहीं लिखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। मतलब ये क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। ये क्या आ रहा है? नेगेटिव। ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और ये क्या आ रहा है? इक्वल्स टू 0 आ रहा है। मतलब डिस्क्रीमेंट के लिए इसको और कैसे लिख सकते हैं? डी लेस देन 0, डी ग्रेटर देन 0 या डी इक्वल्स टू 0। अब डी लेस देन 0 है तो उसे बोलते हैं नो रियल रूट। क्या बोला जाता है इसे? नो रियल रूट। इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। यहाँ पे होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और ये क्या होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या पढ़ा हमने कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac तो पहले आप फाइंड करेंगे, तो वापस यहाँ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसको और क्या ले सकते हैं? माइनस बी प्लस माइनस रूट कैपिटल डी अपॉन 2 है। अब डी कैसे निकालते हैं? डी से पता चलता है, डी को बोलते हैं डिस्क्रीमेंट, डी से पता चलता है नेचर ऑफ रूट। रूट किस टाइप के? डी की वैल्यू यदि स्मॉलर देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे? उसके कोई रियल रूट नहीं, मतलब जो रूट आएंगे वो रियल नंबर नहीं आएंगे। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो रियल भी आएंगे और दो अलग अलग टाइप के रूट पर चलेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 दिया है तो रियल एंड इक्वल रूट। अब जब भी आपको रियल और इक्वल रूट दिए रहे, जब भी आपको रियल और इक्वल रूट दिए रहे, इस टाइप की कंडीशन में आपको फाइंड करना रहता है क्वेश्चन में। फाइंड के वाले क्वेश्चन या कोई और दूसरा वेरिएबल बोल देंगे क्वेश्चन में कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कोई भी एक वेरिएबल देंगे उसका। ठीक है, इतना सब आ गया। अब हम ग्राफ से कैसे पता चलें कि इसके रूट होंगे या नहीं होंगे, तो इसका ग्राफ समझते हैं। जैसे मैंने बताया था ए ग्रेटर देन 0 होगा। ए ग्रेटर देन 0 मतलब हमेशा ग्राफ किस टाइप का बनेगा? ऊपर की साइड। ए ग्रेटर देन 0 के लिए हमेशा ग्राफ का जो ये ओपन रहेगा हमेशा कहाँ रहेगा? ऊपर की साइड रहेगा। ए लेस देन 0 है तो ग्राफ हमेशा कहाँ रहेगा? नीचे की साइड। दो चीज हुई क्लियर? ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या आया? ऊपर की साइड। ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो नीचे की साइड। अब पूछ लें कि ए इक्वल्स टू 0 हो जाए तो आपकी इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब यदि ए 0 होगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो 0 बचा।
तो ये बन गई क्या, एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के लिए कर्व नहीं बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इसलिए हमने a इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन नहीं पढ़ी। तो इतना हुआ क्लियर सभी को कि a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ऊपर की साइड ओपन रहेगा, और a की वैल्यू लेस देन 0 है तो कहाँ रहेगा, नीचे की साइड ओपन रहेगा। अब इसके बाद d क्या था आपका, ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0, d लेस देन 0। अब d इसमें क्या था, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब मतलब x की दो वैल्यू आ सकती है, दो वैल्यू मतलब उस ग्राफ, वो ग्राफ x को कितनी बार कट करेगा, दो बार कट करेगा, ठीक। इक्वल्स टू 0 है तो टू रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। तो रियल और इक्वल या नहीं भी लिखना टू, क्योंकि दोनों सेम है, एक ही पॉइंट पे टच करेगा, तो ग्राफ इसमें एक ही पॉइंट को क्या करेगा, टच करेगा। इसमें ग्राफ टच ही नहीं करेगा, ठीक। अब ये तीनों किसका होगा, इसका होगा, है ना। मतलब इनके लिए क्या कंडीशन हो गई कि a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन, इसके लिए सभी हमने तीन ग्राफ बना दिए। अब a लेस देन दिया होता तो सेम यही बनता, a लेस देन होता तो क्या करते हैं, अपने इसको दूसरे पेज पे बना लेते हैं, या फिर इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं हमसे, a लेस देन वाली कंडीशन, तो क्या आएगा, इस टाइप का आ सकता है, जरूरी नहीं इधर ही कट करिए, ऐसा भी कट कर सकता है ना। इसमें भी ऐसा नहीं जरूरी कि इधर ही कट करिए, इस टाइप से भी कट कर सकता है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस को दो बार कट करना है, देखना आपने, इस बार एक्स एक्सिस को एक बार टच करना चाहिए और इसमें टच ही नहीं करेगा, है ना। इसमें ये कौन सा हो गया, a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0। a लेस देन 0, d इक्वल्स टू 0 के लिए क्या जाएगा, या फिर, है ना, और a लेस देन 0, d वो भी क्या है, लेस देन 0। तो ये इस टाइप का कहीं ग्राफ बन जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसके क्या हुए, ग्राफ हुए। ग्राफ के बाद नेक्स्ट क्या पूछा था इस चैप्टर में, आपको जीरोस की अलग अलग कंडीशन दी रहेगी। हमने पढ़ा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अब उसके अलावा आपको क्या दे दें, छोटा हो जाए यार, ठीक, इतना है सब कुछ में। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दे देंगे कि आपको एक इक्वेशन दी रही है, आपको बताना है कि इसमें ए की वैल्यू बड़ी होगी या जीरोस पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, किस टाइप के। तो इक्वेशन तीन टाइप से दी हो सकती है। इक्वेशन तीन कौन कौन सी हो सकती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस प्लस का क्या ले लेते हैं सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का सी, या ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस का सी। अब पॉलिनोमियल तो इक्वल्स टू में पी एक्स लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक है तो इक्वल्स टू में क्या लिख लेंगे, हम जीरो लिख लेंगे। अब आपसे बोले कि इसके जो जीरोस आएंगे वो क्या आएंगे ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, जीरोस क्या आएंगे। उससे पहले हम जो समझते हैं दो नंबर, टू जो नंबर लेते हैं हम फैक्टर करने के लिए, किसके लिए, फैक्टर करने के लिए दो नंबर लेते हैं, वो कौन कौन से लेंगे, उसकी हेल्प से आप जीरो समझ लेंगे। देखो, जब हम इसके फैक्टर करते हैं तो पॉजिटिव का साइन है, तो पॉजिटिव का साइन मतलब दोनों की दोनों वैल्यू आप क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, दोनों वैल्यू क्या लेंगे आप उस कंडीशन में, दोनों वैल्यू इस कंडीशन में क्या लेते हैं आप, ये ग्रेटर के लिए जी लिखा मैंने और स्मॉलर के लिए एस लिखा, दोनों वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। जो भी ये नंबर है उसके अपोजिट आएंगे आपके जीरोस, दोनों प्लस के साइन है तो आप क्या लेंगे, दोनों नंबर पॉजिटिव लेते हैं। एक नेगेटिव और एक क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, ये क्या आता है, प्रोडक्ट आता है।
तो प्रोडक्ट वाली वैल्यू प्लस कब हो सकती है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। अब यहाँ पे साइन किसका आता है, हमसे बड़े वाले नंबर का आता है, मतलब बड़ा वाला नंबर तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, सेम। प्लस है तो मतलब दोनों नंबर क्या रहेंगे आपके, सेम टाइप के रहेंगे। तो देखो ये दोनों पॉजिटिव थे तो ये दोनों क्या आ गए आपके, नेगेटिव। अब ये साइन किसका आता है, हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है, तो यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव और क्या आ गया, नेगेटिव। अब ये बड़े वाले नंबर का साइन है, यहाँ पे क्या आएंगे दोनों, अब डिफरेंट होंगे तभी तो क्या आ रहा है, डिफरेंट होंगे तभी तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो दोनों डिफरेंट थे, पॉजिटिव थे, क्या आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे ग्रेटर नंबर का साइन था तो ये नेगेटिव है, तो ये भी क्या है, नेगेटिव, तो ये वाला क्या है, पॉजिटिव। इस चीज को एक बार फिर से समझो, जिससे आपको आसानी रहेगी फैक्टर लेने में। जैसे दो नंबर के फैक्टर करते हैं तो कौन कौन से दो नंबर ले, कौन से को पॉजिटिव ले, कौन से को नेगेटिव ले, उसमें कॉमन मिस्टेक होती है। देखो हमारे जो कांस्टेंट के आगे वाले साइन होते हैं वो क्या आता है प्रोडक्ट करने पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन उसे भी, ए एक्स स्क्वायर, नहीं ये नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आता है प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट का साइन प्लस का कब आता है, दोनों वैल्यू या तो पॉजिटिव होती है, दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये दोनों के लिए सेम साइन आना चाहिए प्रोडक्ट वाले पे, तो दोनों या तो नेगेटिव आएंगे, दोनों या तो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अलग अलग साइन, नेगेटिव का साइन आ रहा है तो एक नेगेटिव और एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब जो आ गया नंबर है तो वो क्या प्लस करने पे आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा लिखा है तो ये बड़े वाले नंबर का साइन आता है। ये कौन सा आता है, हमेशा ग्रेटर नंबर का। तो प्लस है तो ग्रेटर नंबर प्लस, माइनस है तो ग्रेटर नंबर माइनस, प्लस है तो ग्रेटर नंबर प्लस, और माइनस है तो ग्रेटर नंबर माइनस। अब आपसे पूछा नेचर ऑफ जीरो, जीरोस क्या होंगे इसके, दोनों जीरो पॉजिटिव होंगे, दोनों जीरो नेगेटिव होंगे। तो दोनों जीरो, दो फैक्टर लिए दोनों पॉजिटिव, तो जीरोस क्या आएंगे उसके दोनों नेगेटिव, जीरोस क्या आएंगे उसके दोनों नेगेटिव। तो दोनों वैल्यू क्या आएगी इस कंडीशन में, यहाँ पे बोथ नेगेटिव। अब क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि दोनों नंबर नेगेटिव है तो इक्वेशन किस टाइप की बनेगी, इक्वेशन इस टाइप की बनेगी। दोनों क्या है, नेगेटिव है तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्यों आ जाती है जीरो, जैसे आपने x प्लस 2 आया आपका, तो जब जीरोस निकालोगे तो प्लस का 2 इधर जाएगा तो किसका आएगा, माइनस का, इसलिए इनके साइन अपोजिट हो रहे हैं। यहाँ पे बड़ा वाला किसका, नेगेटिव, छोटा वाला पॉजिटिव, यहाँ पे बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। तो जीरोस पूछेंगे आपको, मोस्टली टाइम क्या पूछा जाता है, जीरोस। ये फैक्टर करने में क्या रहते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना है समझ में। अब इसके बाद अगली कंडीशन क्या है, दो चैप्टर हम साथ में पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा है। ये नेक्स्ट की अल्फा प्लस बीटा पढ़ा हमने, अल्फा माइनस बीटा पढ़ा। अब इसके अलावा दूसरी वैल्यू हो जाती है, तो मैंने पहले एक इक्वेशन लिखी, इक्वेशन क्या लिखी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन लिखी है ना, पॉलिनोमियल लिखा पी एक्स इक्वल्स टू। तो इसके सम ऑफ जीरो क्या आएगा, पहले स्टार्टिंग और फर्स्ट से सम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन, सेकेंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आया, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन, इतना आ गया। ये दोनों तो हमने पढ़ा हुआ, बट इसमें और बहुत सारी अलग कंडीशन पूछ लेते हैं। थोड़ी सी आवाज तबीयत सही नहीं है इसलिए सही नहीं आ रही होगी शायद। अब ये दो कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या पूछ लिया आपसे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताओ, क्या बताना आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपको तो पता ही है, तो इसमें जीरोस कभी भी फाइंड नहीं करना। सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे यही करते हैं कि जीरोस क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरो लिख दो, यहाँ प्रोडक्ट। ये कैसे बना फॉर्मूला, थोड़ा सा बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस वाले को ले आए, इस साइड ले आए तो किसका होगा, माइनस। नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे थर्ड का फोर्थ वाली कंडीशन, अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा कैसे पता करें, अब आपको तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, ए माइनस बी का भी होता है। ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab। अब इसकी वैल्यू भी हमने पता करी, क्या निकाली इसकी वैल्यू, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक और 2ab पहले से हमारे पास, तो क्या आ गया, अब इसको हटेगा तो क्या लगेगा, रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा आया। इसका फोर्थ का फिफ्थ है, पावर दे दी अल्फा की पावर क्यूब प्लस बीटा की पावर, तो इसमें क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, प्लस नहीं यहाँ पे आएगा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, यह सिक्स्थ वाली कंडीशन, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा दे दिया, तो यहाँ एलसीएम ले लो, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। सेवंथ कंडीशन, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा दे दिया, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब इसकी वैल्यू हम ऊपर से निकाल लेंगे, थोड़ा सा रफ करते हैं। एट्थ कंडीशन आपको ऐसा दे दिया, अल्फा बीटा स्क्वायर बीटा, नहीं अल्फा स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, अल्फा इंटू बीटा आपने क्या ले लिया कॉमन, अल्फा प्लस कितना बच गया, बीटा बच गया। ठीक है, इतना है, में और देखते हैं। इसके बाद एक नाइन्थ वाली कंडीशन देख लेते हैं। आपको पावर 4 दे दी, अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर क्या दे दी, 4 दे दी, अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 है। तो देखो पावर 4 वाले को आप इस फॉर्म में लिखे, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दें। अब ए की जगह अल्फा किया कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का, ये पावर क्या आई 4। तो कोई भी आपको इस टाइप की कंडीशन दे तो उसको अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करें। जैसे मेरे को एक और कंडीशन ध्यान आ गई, अब ऐसा दे दिया, अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4, बीटा की पावर अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3, इसमें क्या आएगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, क्या आ गया बाहर आया। अब अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब नहीं मालूम तो इसको तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो कोई भी कंडीशन दे आप उसे अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में क्या करें, कन्वर्ट करें, और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करें, उसके बाद उसे क्या करें, फाइंड करें। हो सकता है एलसीएम देखिए, तो कभी भी जीरोस फाइंड नहीं करना है आपको, इन दोनों कंडीशनों का क्या करना है, सिर्फ यूज करना है। ठीक है, आया सभी को इतना समझ। एक आध कंडीशन और करेंगे बात, चलो ठीक है, इतनी है ना। अब ये तो था सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा ग्राफ किस टाइप के आ सकते हैं, ग्राफ की कंडीशन, जीरोस की कंडीशन, तो ये सही पढ़े ना। अब इससे क्वेश्चन तो आपने कर लिए होंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर थर्ड। चैप्टर नंबर थर्ड में आपको इक्वेशन तो आती है सॉल्व करना, बट दिक्कत कहाँ पे आती है, वर्ड प्रॉब्लम आती है ना। तो उससे पहले और एक कंफ्यूजन ये भी कि चैप्टर नंबर थर्ड का क्वेश्चन है या चैप्टर नंबर फोर्थ का क्वेश्चन है। तो दोनों की में यदि क्या आ रही, पावर मल्टीप्लाई करने पे कहीं पे पावर 2 आ रही, मतलब चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। पावर नहीं आ रही, सबकी पावर 1 है, तो चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम दोनों की मोस्टली सेम लगती है। तो इसमें हमने पढ़ा है a1x, थोड़ा सा पैसे कलरफुल बना लेते हैं, एक ही कलर देते हैं, टाइम कम करते हैं ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना है। अब यहाँ पे इसके नेचर, ये किसका ग्राफ बनाती है, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसे कौन से बोलते हैं हम, लीनियर इक्वेशन। इसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है कितनी, 1। उसके डिग्री के बाद इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ बनता है एक लाइन,
है ना, ग्राफ में हमेशा क्या बनेगी, एक लाइन बनेगी। अब जब एक के लिए ऐसा है तो दो के लिए दो लाइन बनेगी। दो लाइन किस टाइप की हो सकती है, तो a1/a2 यदि नॉट इक्वल टू आया, अरे यार, a1/a2 नॉट इक्वल आया b1/b2 के, यही हो सकता है a1/a2 तो इक्वल आ गया बट c वाली वैल्यू इक्वल नहीं आई, या फिर ये हो सकता है तीनों की तीनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, a1/a2 इक्वल्स टू आ गया b1/b2 बट नॉट इक्वल है c। अब इसमें तो हमने चेक ही नहीं करा क्योंकि जब पहले ही नॉट इक्वल है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये किस टाइप की लाइन बनेगी, ये बनेगी इंटरसेक्टिंग। ये किस टाइप की लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग। ये किस टाइप की लाइन बनेगी, पैरेलल। और ये वाली बनेगी कोइंसिडेंट। ठीक है, उसके बाद कोइंसिडेंट लाइन होगी। फिर यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो इसका होता है यूनिक या फिर वन सॉल्यूशन। इसका क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। इसका आएगा इनफाइनाइटली मेनी। किस टाइप के सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। a1/a2 नॉट इक्वल आया तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। पैरेलल लाइन है तो उसके नो सॉल्यूशन रहते हैं, और इसके क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक बन रही तो मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अब इसके बाद यदि इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट, ये कौन सा हुआ आपका, इनकंसिस्टेंट। और ये होता है कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, ठीक है। कैसे मतलब इसका सॉल्यूशन निकल रहा है वो कंसिस्टेंट, इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा उसको बोलते हैं हम कौन सा, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ। चैप्टर नंबर 3 में यही सब है। अब थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम में जो आते हैं वर्ड्स उसमें कंफ्यूजन होता है। तो यदि एज वाले क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो उसमें एगो वगैरह इन सब में कंफ्यूजन होता है। तो यदि वाज वेयर लिखा हुआ है, वाज वेयर लिखा है तो पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं मतलब वहां पर क्या करना है, माइनस करना है। शाल विल लिखा है तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यदि वाज वेयर लिखा है तो आपसे किसकी बात कर रहे हैं, वो पास्ट की बात करें, पास्ट की बात में आपको क्या करना है, माइनस करना है। शाल विल लिखा है तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, है ना, एफ के पी बन गया। फ्यूचर की बात करें वहां पे क्या करना है, प्लस करना है। और इन सभी के लिए है ना किसका साइन आता है, यहाँ पे इज लिखना था मेरे को। शाल, है ना। तो ये सब दिया तो इसके लिए हमेशा कौन सा साइन करते हैं, आप इक्वेशन बनाते टाइम किसका साइन करोगे, इक्वल टू का यूज करोगे। एक होता है अप स्ट्रीम में और एक होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में तो मतलब ऊपर की साइड जा रहा है, डाउन मतलब नीचे की साइड जा रहा है। तो इसमें क्या करोगे, माइनस करोगे, इसमें क्या करोगे, प्लस करोगे। ये मोस्ट टाइम बोट वाली कंडीशन होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोट आएगी, पहली वाली वैल्यू बोटल हो गई, बोटल नहीं बोट, है ना। यहाँ पे क्या है, बोट, और इधर क्या आएगी आपका वाटर या स्ट्रीम की स्पीड आएगी। ठीक है, ये हुआ। टाइम और वर्क में तो डिफरेंस इन टाइम दिया है, तो डिफरेंस इन टाइम दिया है तो क्या करोगे आप, T1 माइनस T2 करोगे। T1 क्या आएगा, या गिवन टाइम आएगा। यहाँ पे T1 माइनस T2 करा आपने, तो इस कंडीशन में जो डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर क्या आएगा यहाँ पे स्मॉलर रहेगा, और ये वाला क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर रहेगा, है ना। क्योंकि छोटे नंबर से आप डिवाइड करते हो तो वैल्यू क्या आती है, बड़ी आती है, बड़े नंबर से डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी रहेगी। तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ये वाली वैल्यू छोटी होना, बड़ी होना चाहिए, और ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर नंबर 3 कहते हैं। अब आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकल मेथड तो अच्छे से आती होगी। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है, साइन का ध्यान रखना आपको। जब भी आप साइन चेंज कर रहे हो तो नीचे वाला जो साइन है वो यूज होगा, जो बीच वाला साइन है उसका यूज कुछ भी नहीं होगा। जैसे ऐसा लिखा हुआ है x + 2y इक्वल्स टू 5, x - y इक्वल्स टू 2 लिख दिया है। तो जब हम इसके साइन चेंज कर रहे हैं,
इसके हमने क्या करे, साइन चेंज करे, जैसे मेरे को x को एलिमिनेट करना तो ये माइनस करा, माइनस वाली वैल्यू क्या होगी प्लस की, और प्लस वाली वैल्यू किसकी माइनस। अब इस साइन का कुछ भी यूज नहीं है, इसे भूल जाओगे, यहाँ पे कुछ ऐसा भी था, है ना। तो साइन चेंज करते टाइम इस चीज का आपको क्या करना, ध्यान रखना। सब्स्टिट्यूट करते टाइम जब भी आप ट्रांसपोज करेंगे तो पूरी वैल्यू के मल्टीप्लाई में होगी वही वैल्यू कहाँ जाएगी, डिवाइड में जाएगी, या फिर पूरी वैल्यू के डिवाइड में होगी वही वैल्यू कहाँ आएगी, इक्वल्स टू में आएगी। ये मान लो यहाँ प्लस का 3 लिख के दे दिया, इसके डिवाइड में नहीं, तो पहले आपको इसमें भी इसका क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा, है ना। तो इन सब चीजों को क्या करना, बहुत ध्यान रखना आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चन भी है, ओल्ड बुक में थे वो एग्जाम्पल थे, तो उसमें क्या करना था, आपको के की वैल्यू पता करनी थी। जब आपको क्या गिवन थे कि किस टाइप के जो एक्स की वैल्यू है वो, कि यहाँ पे एक्स आ रहा है कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है, या फिर पैरेलल लाइन दी हुई है, इंटरसेक्टिंग लाइन दी है, तो लाइन की कंडीशन की हेल्प से a1/a2 b1/b2 c1/c2 पुट करके उस कंडीशन में से आप क्या फाइंड करें, की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में इतना ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। चैप्टर नंबर 5 में आपको क्या है, इसका नाम है एपी। एपी सबसे पहले तो ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस टाइप से बढ़ता है। लास्ट वाली वैल्यू बोलते हैं ए प्लस, यार ये क्या होगा, ए प्लस n-1 डी। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं अपन, ए डी ए एन एस एन के 2 फॉर्मूले लिखेंगे। तो सभी फॉर्मूले के लिए देखो, ए होता है आपका क्या, फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, डी कॉमन डिफरेंस है आपका, तो इसे कैसे निकालते हैं, सेकंड में से किसको माइनस करते हैं, फर्स्ट को, या 2 कॉन्जिक्यूटिव। अब डी क्या है, नेगेटिव वैल्यू, ये किस टाइप की वैल्यू है, नेगेटिव है, तो डिक्रीज होगी हमारी, है ना, जो सीरीज हो गया होगी डिक्रीज होगी। और ये डी क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डी की वैल्यू क्या है, यदि नेगेटिव है तो वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और पॉजिटिव है तो वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ए एन होता क्या हमारा, nth टर्म को ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं nth टर्म, या इसको लास्ट टर्म के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो क्या आएगा इसका, a प्लस n-1 डी। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, हमेशा किस टाइप का नंबर रहेगा, नेचुरल नंबर, हमेशा कौन सा नंबर रहेगा, ये नेचुरल नंबर रहेगा। एस एन होता है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ कौन सा हुआ, एन टर्म। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, n/2 2a प्लस n-1 डी, जब आपको क्या पता हो, व्हेन डी गिवन हो, और n/2 और a प्लस l, जब आपको क्या पता हो, व्हेन लास्ट टर्म गिवन। इसके बाद इसमें थोड़ा सा और जो यूज होता है वो क्या है, इसमें थोड़ा सा और क्या यूज होता है कि मल्टीपल बोले या फिर क्या बोले, गिवन बोले, मल्टीपल और डिविजिबल बाय। तो जो भी नंबर का आपसे मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 5 बोलते हो d5 होगा, मल्टीपल ऑफ 8 बोला तो मल्टीपल ऑफ 8 के लिए मतलब इसका d क्या होगा, 8 हो जाएगा। डिविजिबल बाय 8 बोले तो डिफरेंस क्या आएगा, d आएगा। तो जो भी जिस भी नंबर का मल्टीपल या डिविजिबल बाय बोल रहे हैं वो उसका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। d इक्वल्स टू कितना हो, 0 हो, तो उसका कोई भी टर्म निकालने के लिए बोले हमेशा क्या रहता है, an इक्वल्स टू a के बराबर होता है। d इक्वल्स टू 0 है तो an इक्वल्स टू क्या होगा, हमेशा a होगा। इसके बाद इसमें और ना, आपको फ्रॉम लास्ट टर्म बोले, फ्रॉम लास्ट टर्म बोल रहे हैं, अब यदि लास्ट टर्म से बोल रहे हैं तो आपको रिवर्स करना एपी को, रिवर्स दी एपी, मतलब एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ए बन जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, माइनस का डी। रिवर्स का मतलब क्या हो रहा है, लास्ट टर्म आपका फर्स्ट टर्म बन रहा है
और जो कॉमन डिफरेंस है उसका साइन क्या कर रहे हैं आप चेंज कर रहे हैं, माइनस है तो प्लस वाला, प्लस है तो माइनस वाला। ठीक है, ये सब आया। ये था हमारा एपी के। अब चैप्टर नंबर, इसका कौन चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है, ट्रायंगल्स है। तो ट्रायंगल्स के लिए अभी ज्यादा हमने थोड़ा सा 2 थ्योरम इसमें पहले दी आपको, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है ना, या फिर उसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, है ना, तो थेल्स थ्योरम भी बोले, या फिर कंडीशन थ्योरम जो 6.1 से पढ़ना आपको। इसमें क्या गिवन है, सिमिलर ट्रायंगल का मतलब तो आपको सबको पता ही है, तो हम इसके बाद जो 3 थ्योरम उसमें यूज करेंगे। कोई एक ट्रायंगल है, उसमें एक लाइन जो है वो 2 साइड को जो इंटरसेक्ट कर रही है, थर्ड साइड की क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या कराया था, पूरी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, इधर इसको क्या करी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, इसकी नेमिंग कर दी ए बी सी डी और ई। ये होगा आपके पॉइंट क्या, एम और, तो इसको हम शॉर्ट में समझते हैं। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो थ्योरम में क्या था, आपको क्या प्रूफ करना था कि ए से कहां गए डी और डी से कहां गया बी, ए से कहां गया आप ई और ई से कहां गया सी। तो शॉर्ट में कैसे प्रूफ करें, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट होगा। तो ऊपर की साइड ट्रायंगल है ए डी ई और नीचे की साइड है ट्रायंगल बी डी ई, है ना। ऊपर है ट्रायंगल ये वाली साइड का, पहले अपन एक साइड ये वाली साइड प्रूफ करेंगे फिर वाली साइड करेंगे। तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, पहले दोनों ट्रायंगल निकाला, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला लिखें, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस आप जिसको प्रूफ कर रहे हो वही आएगा, तो बेस क्या आएगा, ए डी अपॉन डी बी। और हाइट क्या है, इस साइड एक ही हाइट है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर बनाई आपने, तो एम ई क्या आ गई, दोनों की हाइट आ गई। अब ये दोनों क्या हुआ आपस में कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2, एम ई से एम ई क्या हुआ कैंसिल। तो आपका क्या आ गया, ए डी अपॉन डी। इसको फर्स्ट लिख लेना। सेम इसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई तो ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, एरिया ऑफ सी डी ई। अब इसमें 1/2 1/2। अब आपको दूसरी वैल्यू कौन सी चाहिए, ए ई अपॉन ई सी इंटू, अब इसकी हाइट क्या है dn, तो ये dn और ये भी क्या है dn। देखो क्या करना अपन को, इस साइड पहले इधर वाले दो ट्रायंगल की हेल्प से लेना, फिर ये वाले ट्रायंगल की हेल्प से लेना। हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो बेस ये जो दी है वो, और हाइट क्या है जो आपने परपेंडिकुलर है वो क्या आ गई हाइट, वो सब कैंसिल हो जाएगा, तो बेस बेस बचेगी सिर्फ। अब इसके बाद अगले स्टेप में 1/2 से 1/2 कैंसिल, dn से dn कैंसिल, तो क्या आ गया ए ई अपॉन ई सी। अब देखो ऊपर वाला ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल तो दोनों क्या है सेम, नीचे वाला ट्रायंगल अलग अलग है। तो एक 9th क्लास में थ्योरम थी कि दो ट्रायंगल जो पैरेलल लाइन से क्या है, ये भी पैरेलल, ये दोनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल, जो पैरेलल लाइन के बीच में है और उनका बेस क्या है सेम है, तो वो दोनों क्या होते हैं, ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो इसलिए ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, इक्वल हो। फर्स्ट और सेकंड को आप क्या कर देंगे, इक्वल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट में आई सब कुछ समझे। अब इसकी हेल्प से आप इसमें कुछ और कंडीशन लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं, ऊपर ले आते हैं, है ना। क्या लिखा आपने, ए से कहा है, कलर चेंज करना है, क्या गए, ए से पहले कहां गया आप डी, और डी से कहां गया बी, ए से कहां गए आप ई और ई से कहां गए सी। अब इसकी हेल्प से आपको बोले कि आप ये प्रूफ करो, ए से कहां गए आप डी और ए से कहां गया बी, इक्वल्स टू ए से कहां गया आप ई और ए से कहां गया आप सी। क्या होगा ए सी। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों में आप इसको पहले रिवर्स करें, ऑर्डर चेंज करें और दोनों में 1 को प्लस कर दे, तो ए से डी और डी से बी मिला के क्या बन जाएगा ए बी, ए से ई और ई से सी बना क्या बन जाएगा ए सी आएगा। फिर इसके अलावा ये हो सकता है कि ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी, है ना। तो ये सब इसी थ्योरम की हेल्प से आप क्या करेंगे, पता करेंगे। फिर इसकी कन्वर्स थ्योरम, इसकी कन्वर्स थ्योरम में क्या है, कन्वर्स में क्या करना है, एक ट्रायंगल लिया,
उसमें आप एक लाइन अपने मन से बनाएंगे, ये ई होगा और ये क्या होगा आपका एफ होगा, यहाँ पे क्या डी, ये ए और ये क्या बी और ये सी। इसमें गिवन दिया रहेगा आपको, ये गिवन होगा, ये क्या हुआ गिवन। ए से कहाँ गया डी और डी से कहाँ गया, ए से कहाँ गया ई और ई से कहाँ गया सी। फिर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, इसमें कंस्ट्रक्ट करने पे क्या आएगा डी ई डी एफ, डी एफ पैरेलल किसके बनाएंगे आप बी सी, डी एफ किसके पैरेलल बना देंगे बी सी के। जब डी एफ आपने पैरेलल बी सी के बनाई तो कौन सी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या आएगा, ए से कहाँ गया डी और डी से कहाँ गया बी और ए से कहाँ गया एफ और एफ से कहाँ गया सी। तो देखो ये वाला पार्ट दोनों में क्या है सेम है, तो ये दोनों भी क्या जाएंगे इक्वल आएंगे। जब दोनों इक्वल आएंगे तो मतलब ऐसा पॉसिबल कब है, जब एफ और ई दोनों क्या हो सेम पार्ट है। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और ये क्या थी उसकी कन्वर्स थी। अब इसके अलावा इसमें सिमिलरिटी वाली प्रॉपर्टी, सिमिलर कब होते हैं, जब ऑल साइड क्या हो, साइड इन सेम रेशो, सभी साइड किस में हो सेम रेशो, मतलब उसे बोलते हैं साइड साइड और साइड। फिर ऑल एंगल्स क्या हो, एंगल क्या हो इक्वल हो, तो उसे एंगल 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 भी बोलते हैं। या फिर जब दो एंगल इक्वल रहेंगे तो भी क्या रहेगा, वो ट्रायंगल जो रहेंगे सिमिलर रहेंगे, दो अलग अलग ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल ये और एक बड़ा, चल जा रही नखरे करता मैं इस कलर से ही चलूंगा। दो अलग अलग ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब इस सभी साइड क्या हो सेम रेशियो सेम प्रोपोर्शन में हो, सभी एंगल इक्वल हो, या फिर कोई दो एंगल इक्वल हो, या फिर तीसरी कंडीशन कि एनी टू साइड, कोई भी दो साइड एंड एंगल बिटवीन दीज, अरे यार क्या होता है, दीज साइड आर इक्वल, मतलब जैसे ये दोनों क्या है और ये दोनों है ना से इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ ए बी और सी, पे लिखा पी क्यू और आर, तो यदि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर है, अरे यार क्या होता है क्यू आर है, तो एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल क्यू के, तो उसे क्या बोल सकते हैं आप सिमिलर ना। अब क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि सिमिलर वाली प्रॉपर्टी यूज करना है या पैरेलल वाली प्रॉपर्टी है। जब पैरेलल गिवन हो मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज होगी, एंगल या साइड सेम रेशो में गिवन है तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई सिमिलरिटी वाली है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे इसके, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से ध्यान से करना है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या रहती है, जो पबजी में खेलते हैं आपको लोकेशन बता देता हूँ, ऊपर एक कैसे बाहर चलता रहता है ना, तो कोई कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे क्या रहे, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसे क्या बोलते हैं आप वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, इसको बोला जाता है एफसीसाई बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, या सी बन गया आपको, तो ये क्या इस पे लिखने की प्रैक्टिस करना पड़ेगी, राइटिंग सही नहीं आ रही, ऑर्डिनेट, इसे क्या बोलते हैं आप ऑर्डिनेट, और दोनों साथ में क्या बोला जाता है कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसे क्या बोलेंगे हम ओरिजिन, ये क्या आपका ओरिजिन है। अब कोई पॉइंट है ना, पॉइंट की पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है, या तो ओरिजिन पे होगा, जो पहला पॉइंट कहाँ हो सकता है ओरिजिन, ओरिजिन पे है तो उसकी कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 0। सेकंड एक्स एक्सिस पर है तो उसमें x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या आएगी 0। थर्ड है y एक्सिस है तो 0 y। फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेकंड कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट या फिर फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा, तो क्या आएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x दोनों क्या रहेंगे पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू नेगेटिव y की वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ पे x भी लिख लेते हैं अपन, x y, ये x और ये y तो पॉजिटिव है, थोड़ा सा साफ ये x y, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव और y क्या आ रहा है नेगेटिव। आए सभी को इतना समझ में। अब ये तो पॉइंट दे रहे हैं, अब आपको करना क्या है, इसमें कोई भी दो पॉइंट आपको गिवन है, कोई भी आपको दो पॉइंट गिवन है, दोनों बीच का डिस्टेंस निकालना है, या कोई उसे एक कट कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट निकालना है, या दो पॉइंट आपस में इक्वल दिए तो उससे इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा,
सबसे पहले आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। जैसे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट कौन कौन से आपके, 2 पॉइंट कौन कौन से है, 2 पॉइंट है, एक ले लिया x1 y1, एंड क्या ले लिया x2 और x1 y1 लिया और x2 और क्या ले लिया y2। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर डिस्टेंस जब भी दिया रहे, अब कभी कभी हमें रूट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर दे। इसमें क्या करते हैं आप, स्क्वायरिंग कर दिया करें। तो डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू, डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बट ये यूज क्या करना है, जब आपको एक तो वेरिएबल दिया है, मतलब एक x और y लिखा और एक नंबर है, दोनों नंबर है तो पहले प्लस कर लो फिर इसका स्क्वायर कर दो, दोनों नंबर है तो पहले माइनस कर लो फिर उसका क्या कर दे आप, स्क्वायर कर दे। ध्यान रखना जब माइनस वाली वैल्यू है उसके आज फिर माइनस वाली वैल्यू है तो आप किसका साइन लगाओगे, प्लस का। जैसे x1 नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, y1 नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, या फिर दोनों वैल्यू नेगेटिव है, x2 भी माइनस x1 आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं x2 प्लस x1 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव आ जाए तो प्लस हो जाता है, क्यों प्लस हो जाता है, माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और अंदर क्या बचा, प्लस बचा, है ना। एक्स और वाई दोनों के लिए सेम यही है। y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में क्या रहेगा कि एक लाइन है उससे m1 m2 रेशो में काट रहा है ना, के वाली मेथड भी रहती है बट उसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए अपन 1 2 लिख रहे हैं, x1 y1, इसको लिखा x और y, इसे लिखा x2 और y2। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल्स टू 1 के साथ तो आएगा 2 और 2 के साथ क्या आता है 1, ठीक है। y m1 y2 प्लस m2 y1। अब आपको यदि बोल रहे हैं कि आप पॉइंट पता करो कि, है ना, किस रेशो में कट कर रहा है वो पॉइंट, तो दोनों पॉइंट में से x और y में जिसकी वैल्यू दी है, यदि x की वैल्यू दी है तो आप x वाला फॉर्मूला यूज करोगे, y की वैल्यू दी है तो y वाला फॉर्मूला। बुक में k मेथड यूज करके दिया, आप m1 m2 से ही करें, वो ज्यादा आसान रहेगा। फिर नेक्स्ट होता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट या फिर सेम रेशो, सेम या इक्वल रेशो में। तो उस कंडीशन में क्या आता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई। अब इसके क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं, इसके सबसे पहले क्वेश्चन तो आते आपको बताना कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या रहेगा, एक ही लाइन, तो a से पहले आपने b तक का डिस्टेंस निकाला, b से कहाँ तक का निकाला, c तक का निकाला, तो ab प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए सी, तो उसे क्या बोलोगे आप, कोलिनियर। अब इसमें कोलिनियर क्यों, कोई भी दो नंबर का सम तीसरे के बराबर आ सकता है, बट इसमें एक पॉइंट बी क्या हमारा कॉमन है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर बोलते हैं कि टू पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे दिए, 2 पॉइंट किस पे दिए, इक्वल डिस्टेंस पे दिए हैं। तो उस कंडीशन में पॉइंट लिया आपने, मान लो P, इसको लिया आपने A और इसको क्या लिया आपने B, तो P से A, P से कहाँ गया B, तो PA इक्वल्स टू क्या पुट करें, PA इक्वल्स टू PB, पर डिस्टेंस में स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे क्या कर दो, पहले ही PA का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, PB के स्क्वायर के बराबर आएगा। फिर इसके बाद आता है, ये आ गया रिलेशन आते हैं एक्स वाई के फॉर्म में, तो उसमें भी यही लगेगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना, तो x, 0 हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे। फिर ज्योमेट्री से या फिर आपको बताना है कि पैरेललोग्राम है, आपको बताना रेक्टेंगल है, रोम्बस, स्क्वायर,
स्क्वायर के बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये सब कैसे बताएंगे आप? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या आना चाहिए? अपोजिट साइड इक्वल। रेक्टेंगल में क्या आएगा? अपोजिट साइड तो है इक्वल और विथ डायगोनल भी क्या आना चाहिए? एंड डायगोनल इक्वल आना चाहिए। रोम्बस में ऑल साइड क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। स्क्वायर पूछे तो ऑल साइड के साथ डायगोनल भी क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। सभी साइड और डायगोनल भी क्या आपस में इक्वल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एनी टू साइड इक्वल। और क्या बच गया? राइट ट्रायंगल बचा। राइट ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ एनी वन, स्क्वायर ऑफ एनी वन इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर। मतलब पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ना आपसे पूछेंगे कि जो दी हुई साइड 4 पॉइंट्स दिए हैं वो पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी दिया हुआ बुक में कि एक पैरेललोग्राम है, उसके चारों पॉइंट दिए तो आपको पी की वैल्यू पता करना है। तो डायगोनल क्या होती है? पैरेललोग्राम की आपस में इंटरसेक्ट होती है। तो वो पहले क्या करें आप? ए सी डायगोनल से पता करें पॉइंट को, फिर बी डी से पता करें और दोनों पॉइंट क्या आएंगे? सेम आएंगे, है ना। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो पहले आप ये पता करें, फिर ये पता करें और ये पॉइंट ऑफ क्या आएगा? इंटरसेक्शन। यहाँ से ए सी से कोऑर्डिनेट किसके पता करें आपने? ओ के कोऑर्डिनेट पता करें। फिर बी और डी से भी किसके कोऑर्डिनेट पता करें? ओ के। और इन दोनों को दोनों वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो आपको वहाँ से क्या पता कर सकते हैं? ओ से। तो ये सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन किससे आ सकते हैं? आपको चैप्टर नंबर 7 से आ सकते हैं। अब नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8। थोड़े से उसमें ज़्यादा फॉर्मूले हैं तो हम उसको सबसे आखिरी में करेंगे क्योंकि आराम से आप समझ सके। उससे पहले चैप्टर नंबर 8 और 9 दोनों साथ में हो गए। अब सर्कल चैप्टर आता है। चैप्टर नंबर कौन सा? 10। चैप्टर नंबर कौन सा हमारा? 10। चैप्टर 10 में सर्कल्स दिया हुआ है। अरे यार, अब सर्कल्स, अरे यार ये क्या हो गया है? चैप्टर नंबर 10 कौन सा आपका? सर्कल्स है। अब सर्कल्स में सबसे पहले तो पहली थ्योरम दी है ना। अब सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल हम दोनों साथ में करेंगे, है ना। एंड कौन सा करेंगे साथ में? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। कौन सा चैप्टर है? 11। चैप्टर 11 और 12 के हम साथ में समझेंगे। सबसे पहले तो सर्कल एक किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होते का कलेक्शन होता है उसे क्या बोला जाता है? सर्कल बोला जाता है। अर्ससन रीजन में आ सकता है सब। अब ये आर है तो आर क्या आपकी रेडियस है। रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस होता है। किस किस का डिस्टेंस होता है? डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड सेंटर। क्या आएगा? रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड सेंटर। डायमीटर 2 इंटू रेडियस। डायमीटर क्या होगी? 2 इंटू रेडियस। या फिर कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर, उसे बोल दिया। फिर कॉर्ड क्या होती है? लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ सर्कल। तो ये आपकी क्या हो गई? कॉर्ड हुई। ये क्या हो गई? कॉर्ड हुई। ये पूरी क्या हुई? डायमीटर। ये क्या हुई आपकी? रेडियस। 3 पार्ट में, इसको बोलते हैं इंटरनल पार्ट, ये एक्सटर्नल है और ये क्या है? सर्कल है। ठीक है, ये सब सबको आता है पुराना। अब नेक्स्ट क्या है? सीकेंट। सीकेंट क्या होती है? जो इस लाइन को क्या बोला जाता है? सीकेंट। ये कौन सी लाइन है आपकी? सीकेंट। टेंजेंट क्या हुई? जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे इसे क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट।
ये आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। ये रेडियस के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है। ये रेडियस पे क्या हुई, परपेंडिकुलर। फर्स्ट थ्योरम की रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, दोनों थ्योरम बहुत अच्छे से करना आपको, मोस्टली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब कुछ बच्चे, वो तो मेरे से भी सही नहीं मेरा बच्चे का है ना, ट्राई करते हैं अपने, एक बार फिर से बना लेते हैं। दिया ना अपन को सुविधा इसकी हेल्प कर, सर्कल बनानी, चलो ठीक है। अब टेंजेंट कैसे बनेगी आपकी, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। कुछ बच्चे यहाँ पर इधर लाके टच कर देते हैं, वो गलत है ना। तो सेकंड थ्योरम में क्या बोला, ये दोनों लाइन आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। अब ये सब थ्योरम हो गया, तो आपको बताइए कि इसमें अलग अलग कंडीशन क्या क्या आ सकती है। तो हम 2-4 सर्कल बना लेते हैं थोड़े छोटे छोटे। देखो सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहली कि जो ये एंगल बनेगा, मान लिया ये 2x है, तो ये कितना हुआ, x होगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी दिया रहता है कभी कभी, ये x है तो ये वाला एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल आएगा कैसा, पहले 2x आ गया तो इसे 360 में से कितना माइनस करेंगे यार, इसे 360 में से कितना माइनस कर देंगे, 2x माइनस कर देंगे, ठीक है। एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल, मतलब ऐसे एक ही साइड बन रहे हैं तो एंगल हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। फिर यदि चारों एंगल सर्कल के ऊपर होते से क्या बोला था, साइक्लिक, ये होता है साइक्लिक। इन दोनों का सम इसमें कितना होता है, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना होता है, 180 होता है। या a प्लस बी, ये भी इन दोनों का सम करें तो वो भी कितना आएगा, a प्लस बी भी कितना आएगा, 180 आएगा ना। ये पुराने 9th क्लास वाले थे सभी फॉर्मूले, अभी हम 10th वाले पढ़ेंगे, बट उनका यूज भी हुआ था कुछ क्वेश्चन में। इसके बाद और क्या था, एंगल इन सेमी सर्कल में से कितनी डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, कुछ सर्कल और बनाते हैं। देखो इतना सारे सर्कल इसलिए बनाए, पहली वाली प्रॉपर्टी, यदि कोई भी शेप ऐसा बन रहा है, ए बी सी और क्या है डी, तो ए बी प्लस सी डी किसके बराबर होगा, बी सी प्लस ए डी के बराबर होगा। जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन, एक टेंजेंट ये बनी, एक टेंजेंट ये बनी, दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है। और तीसरी सर्कल, यदि तीसरी टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है तो कितनी डिग्री एंगल बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री। कितनी डिग्री का एंगल बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये हो गया। फिर उसके बाद है, ये मेरे से टच नहीं हुआ इसे, ये जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल, अरे यार ये ज्यादा गड़बड़ हो गया, ये जो एंगल बनेंगे जैसे ये और ये ए बी, ये एक्स और क्या है वाई, तो x प्लस वाई हमें से कितना आएगा 180, और a प्लस बी भी हमें से कितना आएगा 180, ठीक। अब उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो हम पढ़ के जाते हैं, नहीं ऑब्जेक्टिव में मिस्टेक रहती है ना। ये यहाँ पे और b इधर है, तो a प्लस बी कितना रहेगा 180 रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया a प्लस बी वाली कंडीशन। इधर बनाते हैं, ज़्यादा सर्कल बन गए हमारे पास,
इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी कर दें डिलीट। अभी एक पेज और यूज करना पड़ेगा, डिलीट। अभी यदि क्या है, अब यदि ये एंगल x से, आपका ये एंगल कितना है, x से, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, x/2 बनेगा। यदि ये एंगल आपका कितना है, y है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, y/2 आएगा, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आते हैं। इसके बाद दो सर्कल आपस में एक दूसरे क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। दो सर्कल आपस में एक दूसरे क्या करते हैं, यदि कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, दो सर्कल एक दूसरे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल टच कर रहे हैं। तो इन दोनों की जो कॉमन, तो इसकी लेंथ पूछी जाती, तो ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, तीनों आपस में इक्वल है, ये तीनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और कौन से हो सकते हैं, ये इतने सर्कल होगा। इसके बाद और एक दो प्रॉपर्टी थी, वो थ्योरम तो पढ़ी ली हमने ना। तो ये सभी इस टाइप के क्वेश्चन थे। एक और, अब इतना जो पार्ट है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये तीनों आपस, ये भी आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये थे कौन से, चैप्टर नंबर सर्कल के। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ सर्कल लिखे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है कितना, πr²। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है πr² डिवाइड बाय 2। सरकमफ्रेंस या फिर बोलने से पेरीमीटर कितना आएगा, 2πr। सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब देखो सेमी सर्कल का क्या दिया है, जैसे आपको ऐसा दिया है, पूरा बना के ही दिया है, तो पेरीमीटर मतलब होता है जहां से स्टार्ट करा वापस वहीं पर आना। तो πr होगा, इसका आधा प्लस इसमें क्या आता है, 2r गया था, इसमें प्लस कितना आएगा, 2r आएगा। ठीक है, ये होगा। फिर इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आता है, θ/360 πr²। सेक्टर क्या होता है, सर्कल है, दो जो रेडियस है, इन दोनों बीच का एक सेक्टर ये है और एक सेक्टर ये, और यहाँ पे थीटा, ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, इसकी थीटा है। फिर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के अलग अलग फॉर्मूले यूज करे जाते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ अगली कंडीशन में। यहाँ पे इससे पहले अपन लेंथ ऑफ आर्क लिख लेते हैं इस जगह पे, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, θ/360 2π। ठीक है, ये थे मेन फॉर्मूले। इसके अलावा अब जैसे एरिया ऑफ आपको क्या निकालना, सेगमेंट। अब पहले समझते हैं सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट किससे बनता है, कॉर्ड से। कॉर्ड है तो ये है मेजर सेगमेंट, और ये कौन सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट और ये क्या आ गया आपका, माइनर सेगमेंट है। अब सेगमेंट है तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट से एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, तो हम क्या हो सकते हैं, ट्रायंगल अलग अलग हो सकते हैं। थीटा इक्वल्स टू कितना है, तो 60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, तो उसका फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर यूज करना। साइड क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा। थीटा इक्वल्स टू कितना है, 90 है, तो राइट ट्रायंगल है, तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे आप, 1/2 आर का स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या बनेगी, 90 डिग्री बना अपना, तो ये दोनों क्या हुई आपकी रेडियस, तो इस ट्रायंगल को कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे आप, उस कंडीशन में राइट ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, अब उसका थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई, तो वहां पे यूज करना आपको r² sin θ/2 cos θ/2। ये इसलिए क्योंकि फॉर्मूला होता है वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो आपको, तो जब आपको एंगल गिवन हो, रेडियस गिवन है, क्या आता है, r² by 2 sin θ।
अब साइन थीटा दिया तो फिर वहाँ पे थीटा के सब इन सभी के लिए यूज कर सकते हैं, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, बट उसमें और अलग अलग याद रखना पड़ेगा, इसलिए अपन 30 कितने 60 डिग्री दिया है तो √3/4 साइड का स्क्वायर, 90 डिग्री है तो राइट एंगल हाफ रेडियस का स्क्वायर, 120 दिया तो इसमें साइन का फॉर्मूला लगा के ये बनाए साइन θ/2 cos θ/2। एरिया ऑफ सेक्टर का सबको आता है ये, उसमें से आप क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना है सभी को। एरिया ऑफ क्या हुआ है आपका सेगमेंट। अब इसमें क्या आता है, एरिया ऑफ शेडेड एरिया में आता है। जैसे एक स्क्वायर बना के दिया हुआ है, उसमें बीच में एक सर्कल बना दिया, तो आपको इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे आप, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल को कर देंगे माइनस कर देंगे। तो शेप देख के आपको समझना पड़ेगा कि किस टाइप का शेप दिया उन्होंने। पहले जो बड़ा वाला है उसका निकाल के फिर जो अंदर उसके दूसरा बन रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन चैप्टर हुआ आपका, चैप्टर नंबर 10-11 होगा, चैप्टर नंबर 12 चैप्टर कौन सा आपका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि हम कब प्लस करें कब क्या करें माइनस करें, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट शेप नहीं दिए। यहाँ पे आपको 10th क्लास में क्या है कि दो शेप को आपस में कंबाइन करके नया शेप बना रहे हैं। तो मोस्टली कंडीशन, सभी कंडीशन बात नहीं कर रहा हूँ, मोस्टली कंडीशन में जब दो शेप को क्या करते हैं, एरिया हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब ज्वाइन करा आपने या कट करके आउट कर दिया, मतलब किसी क्या बोले जैसे किसी स्पेयर है, कोई स्पेयर है या फिर क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में से आपने क्या करा, एक क्यूबॉइड है, सिंपल थोड़ा समझ ले, बना के समझाता हूँ। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में से आपने क्या करा, एक सिलेंडर कट के आउट कर दिया इस टाइप का, तो उसमें नया सरफेस बन गया है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एरिया हमेशा इंक्रीज ही होता है। मोस्टली क्वेश्चन किसके आते हैं कि एक क्या दिया सिलेंडर, उसमें से एक कोन को क्या कर रहे हैं अपन, काट के अलग कर रहे हैं, तो उसमें भी उसका सरफेस क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यदि ऐड करा आपने तो इंक्रीज हो रहा है, और कट कर रहे हैं उसमें से तो क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। जैसे अब ये था, इसमें क्या करा मैंने, काट के अलग कर दिया तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और एरिया क्या होगा इसका, इंक्रीज होगा। अब बट इसमें क्या करता हूं मैं, इसमें इस टाइप से ज्वाइन कर दी, तो अब इस कंडीशन में क्या आएगा, इसका एरिया क्या आएगा, इंक्रीज हो जाए, एरिया भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखो वॉल्यूम जब काट के अलग कर रहे हैं तो हमेशा क्या होता है, कम होता है, ज्वाइन कर रहे हैं तो बढ़ता है। एरिया मोस्टली कंडीशन में क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होता। जब भी एक शेप में दूसरे शेप को ऐड करते हैं, उसमें काट के अलग करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम, ज्वाइन करते हैं। तो फॉर्मूले, अब इसमें फॉर्मूले आप सबको याद होंगे। सबसे पहले कौन सा शेप था आपका, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बाद क्यूब, क्यूब के बाद सिलेंडर, कॉन, स्फेयर और हेमिस्फीयर, है ना। अब क्यूबॉइड कैसा होता है, इसमें 3 डायमेंशन होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये लेंथ हो गई, ये हाइट हो गई, और ये क्या हो गई, विड्थ हो गई। क्यूब में सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। सिलेंडर में ये सिलेंड्रिकल शेप होता है, इसमें 2 वैल्यू होती है, एक तो रेडियस और एक क्या होती है, हाइट। कॉन में 3 वैल्यू होती है, स्लेंट, हाइट, ये रेडियस डायमीटर हो गई, थोड़ा सा ज़्यादा ही छोटा हो गया, ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, और ये क्या है, इसकी रेडियस है। स्पेयर बॉल को क्या बोलते हैं, स्पेयर बोलते हैं, इसमें रेडियस होती है। हेमिस्फीयर आधी बॉल को क्या बोला जाता है, हेमिस्फीयर बोलते हैं ना। ये शब्द तो पता ही होगा। अब यहाँ पे इसका लेटरल सरफेस एरिया बोले या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोले, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम। फिर टोटल सरफेस एरिया, और लास्ट में क्या लिखेंगे हम, वॉल्यूम लिखेंगे। तो सबसे पहले किसका लिख रहे हैं हम, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का 2HL+, इसमें आप, बट इस क्लास में आपको समझना पड़ेगा कौन सी साइड को ऐड कर रहे हैं, कौन साइड को क्या कर रहे हैं अपन, कट कर रहे हैं, किसको ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया 2LB + BH + HL, वॉल्यूम का L × B × H, क्यूब का 4 साइड का स्क्वायर, यहाँ पे इसका 6 है साइड स्क्वायर, इसका ए का क्या आ गया, क्यूब आया। सिलेंडर का 2πRH, इसका होता है 2πR R+H, और यहाँ पे πR²H। फिर यहाँ पे कितना आया, कौन का
पाई आर एल, एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे आता है पाई आर प्लस एल, या फिर यहाँ पे इसका आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर स्पेयर का दोनों फॉर्मूले क्या होते हैं सेम, कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। इसका लेटर सरफेस एरिया आता है 2 पाई आर स्क्वायर आधा है, और टोटल आएगा 3 पाई आर स्क्वायर है, और ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये 2/3 पाई आर। ठीक है, तो ये सब तो क्या होगा इसके फॉर्मूले हो गए। अब एक थोड़ा सा एग्जांपल के समझ लेते हैं। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा कहूंगा, ये दिया है क्यूब के उन्होंने क्या करा, एक हेमिस्फीयर को रख दिया। क्यूब के ऊपर उन्होंने क्या करा है, हेमिस्फीयर को क्या कर रहे हैं वो रख रहे हैं। जब क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर को रख रहे हैं तो ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा, ऊपर से देखने पे ये, तो मतलब इसका सरफेस एरिया क्या आएगा, पहले देखो पूरी 6 साइड है, 6 साइड का, इसको 6 साइड का क्यों निकालना मुझे, क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट भी चाहिए है ना। 5 साइड तो एग्जैक्ट बिल्कुल वैसी की वैसी, बट एक साइड पे उन्होंने क्या सर्कल वाला पार्ट क्या हो रहा है इसमें कम हो रहा है, तो माइनस क्या करा पाई आर स्क्वायर क्योंकि ये एक सर्कल है, प्लस अब ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड पार्ट है, इस पार्ट को तो हम देख ही नहीं पा रहे ना आपस में, तो यहाँ क्या आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम डायरेक्ट दोनों क्या कर देते हैं प्लस कर देते। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 13। इसमें आपको 3 चीज पढ़ना है, एक मीन पहले मीन का फॉर्मूला है, मीन के हम 2 फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, एक है डायरेक्ट मेथड है ना। तो सबसे पहले एक साइड निकालने का फॉर्मूला, क्लास इंटरवल दिया तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये मिडिल वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की, मिडिल वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, एक्स आई बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वो वैल्यू कितनी बार आ रही है। डायरेक्ट मेथड में क्या करा जाता है, इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन नीचे क्या आएगा एफ आई है ना। अब यहाँ पे एन की वैल्यू आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक होती है, एन तक होती है। डायरेक्ट मेथड के बाद दूसरी कौन सी है, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू ए बार प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई अपॉन एफ आई। अब यहाँ पे डी आई क्या होता है, डी आई होता है एक्स आई में से हम ए बार को क्या करते हैं माइनस करते हैं। इसमें कैलकुलेशन कंपेरिजन करें तो डायरेक्ट मेथड से क्या होती है कम होती है। अब ए बार क्या होता है, ये होता है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन मतलब आपने जिसको मीन माना है। अब एज्यूम मीन किसको लोगे आप, मिडिल वैल्यू। किसको लोगे, मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू कौन सी है, मान लो 5 क्वांटिटी दी है ना, 1 2 3 4 और 5, तो मिडिल वैल्यू तो 3 आ रही है, बट 6 क्वांटिटी होती है 1 2 3 4 5 और 6, तो आप 3 को भी ले सकते हो और 4th वाली टर्म को भी क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। ठीक है, इतना है सबको। ये मेथड कौन सी, मीन में है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन जिसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग है वाला क्वेश्चन करना है, अच्छे से करना है। एक क्वेश्चन मीन का करना है और एक क्वेश्चन कौन सा करना है जिसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। इंटरवल आपको कंटिन्यूस नहीं है, इंटरवल आपका कंटिन्यूस नहीं है, इंटरवल क्या है डिसकंटिन्यूस है ना। तो जैसे दिया है 1 से लेकर 5 तक, फिर 6 से लेकर 11 तक, इस टाइप का दे दें, इस टाइप के में चेंज कर रहे हैं, तो क्या करना है इसमें 0.5 इसमें से क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे, 0.5 से 5.5, 5.5 से इस टाइप से वैल्यू क्या करते हैं अब लिखते रहेंगे। क्यों करा 0.5 को, क्योंकि यहाँ पे गैप कितने का आ रहा है, 5 के बाद कितना आ रहा है 6 आ रहा है, एक का गैप आ रहा है, तो 1 का गैप को 2 इक्वल पार्ट में अपने डिवाइड करा, तो आधा आगे और आधा पीछे, तो लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में से क्या कर देंगे आप प्लस कर देंगे। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट होने वाली है, ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया वैसे तो। चलो हम थोड़े से और फॉर्मूले कर लेते हैं, जो बचेगा उसे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। क्या कर रहा था मैं, नेक्स्ट था मीडियन। मीडियन से पहले मोड समझ लेते हैं। मोड क्या होती है, सबसे पहले आपको निकालना मॉडल क्लास। क्या निकालना है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या निकालेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्लास विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उस क्लास को कौन सी क्लास बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं।
फिर एल क्या आएगी, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, फिर F0, F1 और F2। तो ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है। ये किसकी है, प्रीसीडिंग में कन्फर्म है पहले वाली क्लास की, किसकी पहले वाली क्लास की, मॉडल क्लास के पहले वाली, ये बाद वाली क्लास की, ठीक है। तो ये होगा एच क्या होता है, क्लास साइज। तो फॉर्मूला क्या होगा, मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये किसका क्वेश्चन हुआ, मोड का। मोड के बाद एक और बचता मीडियन, है ना। क्या बचा, मीडियन क्या है, इसका फॉर्मूला L n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब n होगी टोटल फ्रीक्वेंसी, F क्या है टोटल फ्रीक्वेंसी, है ना। उसके बाद CF क्या आया, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, मीडियन क्लास है ना, मीडियन क्लास। मतलब मीडियन क्लास क्या होगी, आप मीडियन क्लास होगी कैसे, जैसे आपने n/2 करा, n/2 के पास जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है, n/2 के पास जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है, उस क्लास को कौन सी क्लास बोलोगे, मीडियन क्लास बोलोगे। जैसे n/2 आया आपका, मान लो मैं 25 का से पहले भी एक दो बार एग्जांपल दे चुका हूँ, यहाँ पे 24 है, यहाँ 26 आ गए, तो इसके बाद वाली ये 25, तो ये कौन सी क्लास होगी, आपकी मीडियन क्लास होगी। मान लिया ऐसे 25 ही आता है एग्जैक्ट, 2 बार 25 आ रहा है, किसी कारण से एक बुक में एग्जांपल देखा था उसमें 21 फिर 28। अब कौन सी क्लास को मीडियन क्लास लोगे, 25 आ रहा, तो अब इन दोनों को नहीं लेना आपको, इसके बाद वाली क्लास को लेना है। इस क्लास को कौन सी क्लास लोगे, आप मीडियन क्लास लोगे, ठीक है। आया सबको समझ में, ए फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हो गई, एच क्या हुआ, क्लास साइज हुआ, एल क्या हुई, लोअर लिमिट हुई, है ना। क्योंकि बच्चे आ गए इसलिए मुझे अब यहाँ पे क्लास रोकना पड़ेगी, साउंड बहुत ज़्यादा आएगा बाहर का। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया हुआ है ना। प्रोबेबिलिटी बची, प्रोबेबिलिटी का सबको फॉर्मूला आता ही है, एक लाइन में कर लेते हैं, 2 मिनट का ही काम है। प्रोबेबिलिटी में क्या है, ऊपर आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नीचे क्या आएंगे, टोटल आउटकम। ये हमेशा क्या रहेगा, 0 से तो बड़ा रहेगा और 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, या 1 के बराबर रहेगा। किस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 आएगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के मेन तो ये सभी है, वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, 1 से बड़ी नहीं आ सकती, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कभी बड़ा नहीं आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन रहते प्रोबेबिलिटी के। यहाँ पे कॉइन को टॉस करने की कंडीशन आती है, कॉइन को टॉस करते तो क्या आता है, हेड और टेल। फिर 2 कॉइन को करा टॉस तो 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड टेल टेल हेड। 3 बार करा तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड हेड, या फिर तीनों के तीनों क्या आ जाए, टेल आ जाए, टेल टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल, है ना। ये कितनी कंडीशन आएगी, 8 कंडीशन। एक होता है एटलीस्ट, और एक क्या होता है, एटमोस्ट। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, मिनिमम इतना होना चाहिए, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम ज़्यादा इतना होना चाहिए कम वाले को। तो एटलीस्ट में आप कम वाले को भी काउंट करते हैं, उससे ज़्यादा क्वांटिटी को काउंट नहीं करते। मतलब एटलीस्ट 2 हेड बोला तो आप इस कंडीशन में देखा तो इसको काउंट नहीं करोगे, बाकी सबको काउंट करोगे। आपसे बोला नहीं, एटमोस्ट क्या बोला, 2 हेड बोला आपसे, तो आप इन सभी को क्या करोगे, काउंट करोगे, इसको काउंट नहीं करोगे। एटलीस्ट 2 हेड बोला तो आप इन सभी को काउंट नहीं करोगे, आप किसको काउंट करोगे, ऊपर वाले की वैल्यू बोला कि कम से कम 2 तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा तो कोई भी दिक्कत नहीं आए, ठीक है। उसके बाद कार्ड्स का बता दिया आपको पूरे 52, इसमें एक बार फिर से लिख देते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 में से रेड और क्या रहेंगे, ब्लैक रहेंगे। रेड कितने होंगे, 26, ब्लैक भी कितने होंगे, 26। रेड भी 2 टाइप के होंगे, डायमंड और हार्ट, ये होंगे क्लब और स्पेड। डायमंड कितने होंगे, 13, ये भी कितने होंगे, 13,
ये वाले कार्ड भी कितने आए 13 और ये वाले कार्ड भी कितने होंगे आपके 13। ठीक है, 13 में क्या होंगे, एक फेस किंग, अरे फेस नहीं, किंग क्वीन और जैक, और 10 से लेकर कहाँ तक 2 तक। तो इन तीनों को कौन सा कार्ड बोला जाता है, फेस कार्ड बोलता है। इन सबको कौन सा बोलते हैं, अल्फाबेट कार्ड बोलते हैं। एक में 13 है, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, एक में 3 है तो पूरे कितने होंगे 12। अल्फाबेट कार्ड एक में 4 है तो 4 में कितने होंगे 16। नंबर कार्ड एक में 9 है तो 4 में कितने होंगे 36 ना। तो ये क्या हुआ, हमारे कार्ड्स हो गए। डाइस में 1 से लेकर कहाँ तक के नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इवन कितने हुए 2 4 और 6। ऑड कितने हुए 1 3 और 5। उसके बाद प्राइम 2 3 और 5। उसके बाद कंपोजिट 4 और 6। इवन प्राइम कितने हुए 2 हुए। ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट कितने होंगे 1 होंगे। तो इस टाइप की अलग क्या हो सकती है, कंडीशन हो सकती है। तो आप सब करिएगा ट्राई। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाया क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, और ट्राई करें। फिर भी हमारे 2 चैप्टर छूट गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्राई करके नेक्स्ट वीडियो में आज ही उसे अभी क्या करते हो, अपलोड कर दें। तो यदि आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो उसको क्या करना है, लाइक करना है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना है, और अपने दोस्तों के साथ क्या ना वीडियो को शेयर करना है ना। तो और ही ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।